हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी वीडियो है उन वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड की है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राउंड वाटर इज यूजली फ्री फ्रॉम। आपको पूछा गया है कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो कौन सी इंप्योरिटीज से फ्री होता है। ऑप्शन ए है सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, ऑप्शन बी डिजॉल्व इंप्योरिटीज, ऑप्शन सी है बोथ और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो जो वाटर होता है दो प्रकार से में पाया जाता है, एक तो सरफेस में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सरफेस वाटर, और दूसरा होता है सब सरफेस वाटर। सब सरफेस या उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। तो आपको पूछा गया है कि जो ग्राउंड वाटर है या जो सब सरफेस है, सरफेस के नीचे जो पानी है, उस पानी में कौन सी इंप्योरिटीज नहीं होती है या किस इंप्योरिटी से वो फ्री होता है। तो हम देख लेते हैं पानी में कितने प्रकार की इंप्योरिटीज होती है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ग्राउंड वाटर में कौन सी इंप्योरिटीज नहीं होगी। हम देखते हैं तीन प्रकार की इंप्योरिटीज होती है। पहली है सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। सस्पेंडेड इंप्योरिटीज का मतलब होता है दिस इंप्योरिटीज इम्पैक्ट टर्बिडिटी, कलर एंड ऑर्डर टू वाटर। इस इंप्योरिटीज के कारण क्या होता है, पानी में टर्बिडिटी आ जाती है, मेलापन आ जाता है, उसका कलर आ जाता है और उसमें गंदी स्मेल आने लगती है, वो गंदा हो जाता है पानी। वो हमारा कहलाएगा सस्पेंडेड इंप्योरिटीज कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दो प्रकार से होती है सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, एक ऑर्गेनिक मैटर के कारण और दूसरी इनऑर्गेनिक मैटर के कारण। इनऑर्गेनिक का मतलब हो जाएगा कि यदि पानी में क्ले, सैंड, सिल्ट या मिनरल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि उसमें पानी में क्ले, सैंड, सिल्ट या मिनरल्स हैं तो वो पानी में क्या हो जाती है, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज कहलाएगी। सेकंड हमारी है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जो एनिमल बॉडीज या मिनरल्स हैं और जो वेजिटेबल्स है उसके कारण जो इंप्योरिटीज आएगी पानी में, वो हमारी कौन सी हो जाएगी, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज कहलाएगी। तो हमने देखा सस्पेंडेड इंप्योरिटीज क्या होती है और कितने प्रकार से पानी में वो आ सकती है। सस्पेंडेड इंप्योरिटीज का मतलब एक और होता है कि वो सस्पेंशन में होगी पानी में। वो क्या होगी, जब फ्लोइंग वाटर होगा, जो पानी बहता हुआ पानी है, फ्लोइंग वाटर है, उसमें वो सस्पेंशन में रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि जो फ्लो हो रहा है पानी, तो वो पानी के ऊपर ऊपर फ्लोट भी नहीं हो पाती है और पानी के नीचे वो सेटल भी नहीं हो पाती है। मतलब वो कहीं ना कहीं बीच में सस्पेंशन में रहती है, क्योंकि पानी फ्लोइंग है। यदि पानी सेटल हो जाता है, पानी रुक जाता है, तो पानी के वो नीचे क्या होगी, सेटल हो जाती है, पानी के बेड में वो सेटल हो जाएगी, वो हमारी कहलाएगी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। सेकंड हमारी ये कोलाइडल इंप्योरिटीज। कोलाइडल इंप्योरिटीज का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स रिमेन डिस्पर्स्ड इन द कोलाइडल फॉर्म। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो सिलिका के पार्टिकल होंगे और क्ले के पार्टिकल, क्ले के भी कौन से पार्टिकल्स, जो छोटे पार्टिकल्स है, फाइनली पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल के आपस में डिस्पर्सन होने के कारण, ठीक है, डिस्पर्सन होने के कारण क्या होता है कि उनके जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में नेगेटिव चार्ज हैं, और जब वो पार्टिकल्स पास पास आते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी स्पीड और बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाती है तो इसके कारण वो सेटल नहीं हो पाते हैं। यदि पानी रुका हुआ भी पानी है, स्टोर पानी है, यदि पानी को हमने कहीं किसी टैंक में स्टोर कर लिया, उस कंडीशन में भी जो कोलाइडल इंप्योरिटीज होगी वो पानी में सेटल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, और उनके बीच उनके आपस में जो नेगेटिव चार्ज हैं और उन चार्ज के आपस में टकराने से उनकी स्पीड और बढ़ जाती है और स्पीड बढ़ने के कारण वो सेटल नहीं हो पाते हैं। लास्ट हमारी इंप्योरिटीज हैं डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज। ये इंप्योरिटीज जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट के कारण या गैस या डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर्स, इन मैटर्स के जो डिसॉल्व होने के कारण, पानी में घुलने के कारण डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज आ जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने तीनों इंप्योरिटीज देख लिए। अब हमारा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो ग्राउंड वाटर होता है जनरली फ्रेंड्स वो किससे फ्री होगा, जो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज है। क्यों, क्योंकि सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, ग्राउंड वाटर में जो पानी होता है वो जनरली सेटल होता है, वो पानी स्टोर होता है, एक जगह स्टोर होता है, और स्टोर होगा तो उसमें सस्पेंडेड इंप्योरिटीज नहीं होगी, क्योंकि वो सेटल हो जाती है, तो उसमें सस्पेंडेड इंप्योरिटीज नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द पॉल्यूटेड वाटर इज वन विच। आपको पूछा गया है कि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए है कंटेंस पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जिसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया होगा। सेकेंड है कंसिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस रेंडरिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज। ऑप्शन सी कहता है कि इज सेफ एंड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज।
और ऑप्शन डी है इज कंटेमिनेटेड। तो हम देख लेते कितने प्रकार का पानी होता है। पहला हमारा वाटर है प्योर वाटर है। प्योर वाटर का मतलब होता है कि यदि किसी पानी में हाइड्रोजन के 2 आयन और ऑक्सीजन का 1 आयन हो तो वो हमारा कहलाएगा प्योर वाटर कहलाएगा, जो केमिकली प्योर हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगी यदि पानी में, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्योर वाटर कहलाएगा। सेकेंड होता है पोर्टेबल वाटर, या जिसको हिंदी में कहा जाता है पेयजल। जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पेयजल। वो हमारा होगा पोर्टेबल वाटर, जो पीने के लिए फिट फॉर ड्रिंकिंग। थर्ड हमारा है मिनरल वाटर। मिनरल वाटर आपने सुना होगा, जो बॉटल होती है, ठीक है, जो बॉटल होती है उसमें जो पानी मिलता है वो कौन सा होता है, मिनरल वाटर होता है, जो डिजायरेबल मिनरल्स है, जिन मिनरल्स की हमें आवश्यकता है यदि वो पानी में है तो वो होगा हमारा मिनरल वाटर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पॉल्यूटेड वाटर, विच कंटेंस अनडिजायरेबल सब्सटेंस। जो हमें जिस सब्सटेंस की, जिस मिनरल्स की आवश्यकता नहीं है, यदि उस प्रकार के मिनरल्स हैं किसी पानी में और वो हार्मफुल है, ठीक है, मतलब वो हानिकारक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड वाटर होगा। लेकिन पॉल्यूटेड वाटर में पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया होंगे वो पॉल्यूटेड वाटर में नहीं होंगे। हमारा लास्ट ऑप्शन है कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है कि जो पॉल्यूटेड वाटर है यदि उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ जाते हैं, यदि उसमें हानिकारक बैक्टीरिया आ जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, कंटेमिनेटेड वाटर कहलाएगा। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पॉल्यूटेड वाटर इज वन विच कंटेंस पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर कौन सा होगा, कंटेमिनेटेड वाटर होगा। और ऑप्शन बी कंसिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस रेंडरिंग टू अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, बी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि वो उसमें अनडिजायरेबल सब्सटेंस होते हैं और वो अनफिट होता है ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक के लिए, मतलब उसका यूज़ हम पीने के लिए या डोमेस्टिक के लिए हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बोर्न डिसीज। आपको 4 डिसीज के नाम दिए गए हैं, 4 बीमारियों के नाम दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि कौन सी बीमारी, कौन सी डिसीज वाटर के कारण नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यदि आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी डिसीज है जो वाटर के कारण नहीं होती है। डायसेंट्री, कोलेरा, टाइफाइड और मलेरिया। तो इसमें जो मलेरिया होती है, मलेरिया जो डिसीज होती है वो वाटर के कारण नहीं होती, वो किसके कारण होती है, मच्छर के कारण होती है। मच्छर के काटने के कारण मलेरिया होता है। अब हम देख लेते हैं वाटर के कारण और कौन कौन सी डिसीज होती है। वाटर के कारण होती है वाटर बोर्न डिसीज जो होगी, कोलेरा होती है, गुनिया वॉर्म डिसीज होगी, टाइफाइड होगी, डायसेंट्री होगी और मलेरिया भी कुछ हम कह सकते हैं कि पानी के कारण जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसके कारण मलेरिया भी हो सकता है। लेकिन जो कॉमनली एसोसिएट किससे होता है मलेरिया, मॉस्किटोज से होता है, जो मच्छर होते हैं उसके कारण मलेरिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन हमारा 18 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर। आपको पूछा गया है कि पानी में एसिडिटी का मुख्य कारण क्या है, किसके कारण एसिडिटी वाटर में होती है। एसिडिटी का मतलब समझ लेते हैं। यदि पीएच की वैल्यू 7 है, इसका मतलब वाटर क्या होगा, न्यूट्रल वाटर कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि पीएच 7 होगा तो हमारा वाटर क्या होगा, न्यूट्रल वाटर होगा। यदि 7 से कम है, पीएच की वैल्यू 7 से कम है, तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक वाटर कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं एसिडिक वाटर का मुख्य कारण क्या होता है। एसिडिटी मोस्ट कॉमन कॉज किसके कारण होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होगी। वाटर में एसिडिटी किसके कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। अब कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर, व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करती है तो वो क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर से रिएक्ट किया और क्या बना लिया, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड इसके एक हाइड्रोजन या दोनों हाइड्रोजन आयंस को लॉस कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक या दोनों हाइड्रोजन को, आप यहाँ पर देख सकते हो एक हाइड्रोजन को लॉस किया, ठीक है, और फिर यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को उसने लॉस कर लिया। और जो हाइड्रोजन लॉस होते हैं, ठीक है,
हाइड्रोजन के लॉस होने के कारण वाटर की पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और हमने अभी देखा था वाटर की पीएच वैल्यू यदि डिक्रीज होगी तो वाटर कैसा हो जाएगा, एसिडिक वाटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पानी की एसिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसमें पीएच की वैल्यू कम हो जाती है। आप यहाँ देख भी सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड की कंप्लीट मैंने रिएक्शन लिखी है। वाटर के कारण क्या होगी, वाटर के कारण कार्बनिक एसिड बनता है, हाइड्रोजन आयन लॉस होगा और बाइकार्बोनेट बनता है। बाइकार्बोनेट से एक हाइड्रोजन आयन और लॉस हो जाता है और कार्बोनेट आयंस बना लेता है। और जो हाइड्रोजन आयंस लॉस हुए हैं इसके कारण पानी की जो पीएच वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, और कम होगी तो वाटर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। इसका मतलब एसिडिटी वाटर में आ जाती है, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, आंसर ए करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द फेनोलिक कंपाउंड्स इन पब्लिक वाटर सप्लाई शुड नॉट बी मोर देन। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि फेनोलिक कंपाउंड है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी पब्लिक वाटर सप्लाई में, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, मोर देन। आपको पूछा गया है कि किससे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, आपको लिमिट पूछी गई है। तो हम देख लेते हैं फेनोलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किसके कारण फेनोलिक कंपाउंड्स पानी में आ जाते हैं। Phenolic compounds exist in water bodies due to discharge of polluted wastewater from industries, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ इन वाटर बॉडीज़। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो वाटर बॉडीज़ होती है, इसका मतलब रिवर या तालाब या इसी प्रकार से जो वाटर बॉडीज़ होती है, यदि उसमें इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक एक्टिविटी से जो वेस्ट वाटर होता है, यदि वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज कर दिया वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, यदि जो वेस्ट वाटर निकलता है इंडस्ट्री से या एग्रीकल्चर से या डोमेस्टिक एक्टिविटी से, जो भी वेस्ट वाटर निकलता है, यदि उस वाटर को रिवर या किसी तालाब में डिस्चार्ज कर दिया तो उसके कारण उसमें फेनोलिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो पानी में क्या आ जाएंगे, फेनोलिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। और उन फेनोलिक कंपाउंड के कारण सेवर एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, उसके कारण क्या होता है, ह्यूमन्स और एनिमल्स में क्या होता है, गंभीर बीमारियां आ जाती हैं जो कि ज़्यादा समय तक रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन कौन सी बीमारियां आ जाएगी फेनोलिक कंपाउंड्स के कारण। दे एक्ट एज कार्सिनोजेंस, मतलब होगा कि अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर इन लिविंग टिश्यूज, जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उसमें कैंसर का कारण बन जाता है, किसके कारण, फेनोलिक कंपाउंड्स के कारण। एंड कॉज डैमेज टू द रेड ब्लड सेल एंड लीवर, और अल्सो ये क्या करेंगे, लीवर और जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसको भी डैमेज कर देते हैं, जो फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं यदि पानी में प्रेजेंट है तो उसके कारण जो रेड ब्लड सेल है और लीवर है उसको भी डैमेज हो जाता है। उसका लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तब भी, इवन एट लो कॉन्सेंट्रेशन, यदि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उस कंडीशन में भी वो इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर उसकी लिमिट दी गई है, इट शुड नॉट बी मोर देन 0.001 ppm, उसकी लिमिट दी गई कितनी होगी, 0.001 ppm। वैसे तो यदि हम देखा जाए तो उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, 0। वो पानी में कितना होना चाहिए, फेनोलिक कंपाउंड नील होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसकी एक लिमिट मैक्सिमम दी गई है कि उसकी लिमिट 0.001 भी होगी तो हम उसको पब्लिक के लिए वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, आपको फ्लोराइड की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पूछी गई है। तो हम देख लेते हैं फ्लोराइड यदि वाटर में होता है तो उसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होते हैं। फ्लोराइड इज़ फाउंड नेचुरली इन सॉइल, वाटर एंड फूड्स, जो फ्लोराइड होता है वो जनरली जो नेचुरली किस में फाइंड होता है, वो किस में हमें मिलता है, सॉइल में मिलेगा, वाटर में मिलता है, और जो फूड्स होगा उसमें वो नेचुरली मिलता है। इट इज़ अल्सो प्रोड्यूस्ड, यदि किसी में नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर है, टूथपेस्ट है, माउथ वॉशेस एंड वेरियस केमिकल प्रोडक्ट उसमें सिंथेटिकली उसमें क्या करते हैं, प्रोड्यूस करवा देते हैं। यदि किसी में फ्लोराइड नहीं है तो उसमें हम आर्टिफिशियली, ठीक है, आर्टिफिशियली रूप से उसमें हम प्रोड्यूस करवा देते हैं फ्लोराइड्स। क्यों करवाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, वाटर अथॉरिटीज़ एड फ्लोराइड टू द म्युनिसिपल वाटर सप्लाई, जो वाटर अथॉरिटीज़ होती है वो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई जो होता है उसमें क्या करता है, फ्लोराइड ऐड कर देता है। यदि किसी वाटर में,
ठीक है। यदि किसी वाटर में फ्लोराइड की मात्रा कम है तो उसमें हम वाटर को सप्लाई नहीं करते हैं और उसमें पहले क्या करेंगे, फ्लोराइड को ऐड कर देते हैं, फ्लोराइड को मिलाते हैं पानी में और उसके बाद उस पानी को सप्लाई करते हैं म्युनिसिपल के द्वारा। म्युनिसिपल वाटर सप्लाई करती है, ठीक है फ्रेंड्स, सिटी में सप्लाई करेगी। उसके कारण क्या होगा, जो टूथ डिकेड होते हैं, मतलब जो दांतों में जो बीमारियां होती है, दांत जो सड़ जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगे यदि हमने फ्लोराइड पानी में मिला दिया। लेकिन यदि ज़्यादा भी फ्लोराइड होगा पानी में तो वो भी नुकसान देगा। मतलब आपको कम भी फ्लोराइड नहीं होना चाहिए पानी में और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा होगा तो भी नुकसान देगा। वो नुकसान क्या होंगे यदि फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो टू मच फ्लोराइड कैन लीड टू डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटल फ्लोरोसिस। यदि फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो डेंटल की प्रॉब्लम हो जाती है, दांत जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम होने लगती है, दांतों में प्रॉब्लम होने लगती है और जो हड्डियां होती है और जो जॉइंट्स होते हैं, बोन्स और जॉइंट्स में भी डैमेज हो जाते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो अब कितनी होना चाहिए, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, उसने एक लिमिट बताई है। डिजायरेबल लिमिट कितनी होती है फ्लोराइड्स की, 1.5 mg पर लीटर्स। कितनी होगी, 1.5 mg पर लीटर्स। तो ये जितना मैंने आपको समझाया फ्लोराइड्स के बारे में, ये सारे सेंटेंस आप नोट कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यदि फ्लोराइड्स की मात्रा बढ़ जाएगी तो उससे कौन कौन सी बीमारियां होगी, या फ्लोराइड्स की मात्रा कम होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए फ्लोराइड्स के बारे में। हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट होगा, 1.5 mg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 22, स्टैंडर्ड EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन। तो फ्रेंड्स, जो सॉल्यूशन होता है EDTA, उसका यूज़ हम हार्डनेस के लिए करते हैं। हार्डनेस को यदि डिटरमाइन करना है, वाटर में कितनी हार्डनेस है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, EDTA का। अब हम इसमें देख लेते हैं, द स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन वाटर हार्डनेस। और उससे हम क्या करते हैं, हार्डनेस में हम टोटल कैल्शियम और टोटल मैग्नीशियम कंटेंट निकाल लेते हैं कि वाटर में कितने टोटल कैल्शियम और कितने मैग्नीशियम कंटेंट है, वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। और उसको एक्सप्रेस किस में करेंगे, इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट मास कॉन्सेंट्रेशन। आप यहाँ देख भी सकते हो हार्डनेस को किस में हम एक्सप्रेस करते हैं, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से एक्सप्रेस करेंगे। और आप देखोगे यदि सॉफ्ट हार्डनेस का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से 60 उसकी रेंज होगी, 61 से 120 का मतलब मॉडरेट हार्ड होगा, और 121 से 80 होगा यदि तो हार्ड होगा, और वेरी हार्ड यदि वाटर है, इसका मतलब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 180 mg पर लीटर से ज़्यादा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए करेक्ट होगा। EDTA का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वाटर की हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, इस कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ वाटर, देन द कॉलीफॉर्म टेस्ट टू बी कंडक्टेड इज। आपको पूछा गया है इसमें कि यदि किसी वाटर सैंपल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, बैक्टीरिया यदि उसमें उपस्थित है, तो आपको पूछा गया है कि आप कौन कौन से टेस्ट करोगे। ऑप्शन ए इसमें दिया गया है प्रिजम्पटिव टेस्ट, ऑप्शन बी है कंफर्म, और लास्ट है कंप्लीट टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट करेंगे, तो हम तीनों टेस्ट को समझ लेते होते क्या हैं तीनों टेस्ट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यदि वाटर सैंपल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो कौन सा टेस्ट किया जाता है। हम तीनों टेस्ट को समझ लेते हैं। कॉलीफॉर्म टेस्ट आर परफॉर्म्ड इन 3 स्टेज। जो कॉलीफॉर्म टेस्ट होता है वो 3 स्टेज में किया जाता है, और इन तीनों टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि पानी में जो वाटर सैंपल है उसमें बैक्टीरिया है या नहीं, वो हम पता करते हैं। पहला इसमें फर्स्ट स्टेज है प्रिजम्पटिव स्टेज। इसमें क्या होता है, बाय सिलेक्टिंग अ सुटेबल सेट ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब्स द रॉ वाटर सैंपल इज फिल्ड एंड कल्चरल मीडिया इज एडेड, देन द एंटायर सेट इज केप्ट इन इंक्यूबेशन। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने नंबर ऑफ उसमें ट्यूब्स ले ली है, ठीक है, नंबर ऑफ आपने ट्यूब्स ली है, और उसमें हमने वाटर सैंपल को मिला लिया है। वाटर सैंपल मिलाने के बाद उसमें हम एक कल्चरल मीडियम मिलाते हैं, ठीक है, एक कल्चरल मीडियम मिलाते हैं, और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, इंक्यूबेटर में रख देते हैं। इंक्यूबेटर एक प्रकार का ओवन होता है जिसमें कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है,
ठीक है फ्रेंड्स, उसमें क्या किया जाता है, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। हम 37 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं और 24 घंटे के लिए इन ट्यूब्स को कहाँ रख देते हैं, उस इंक्यूबेशन में या जो इंक्यूबेटर है वहाँ पर हम रख देते हैं 24 आवर्स के लिए। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है जिसको हम क्या कहेंगे, प्रिजम्पटिव स्टेज भी कहा जाता है। अब क्या होता है, जब हमने इंक्यूबेशन में रखा और हम देखते हैं 24 घंटे के बाद यदि कोई गैस वहाँ पर बनती है, जो ट्यूब्स हमने रखी है उस ट्यूब में यदि कोई गैस बनती है तो हमारा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव टेस्ट कहलाएगा। यदि गैस बनती है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्यूब्स कहेंगे। तो आप देख सकते हो ये पांचों में यदि गैस बनी है, इसका मतलब क्या होगा, पांचों कैसी होगी, ये पॉजिटिव ट्यूब्स होगी। और इसका मतलब है कि इन पांचों में क्या उपस्थित है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पहली स्टेज हमने कर ली है प्रिजम्पटिव, उसमें हमने क्या देखा कि 5 ट्यूब थी और पांचों में क्या निकला, बैक्टीरिया उपस्थित रहे। तो हम अब क्या करते हैं, सेकेंड स्टेज में जाते हैं। और यदि पहली स्टेज में यदि हमें बैक्टीरिया नहीं मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा टेस्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ यहीं पर हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कब कंप्लीट होगा, यदि हमें नेगेटिव टेस्ट प्राप्त होता है। नेगेटिव का मतलब यदि उसमें बैक्टीरिया उपस्थित नहीं है, यदि बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ हम एक ही टेस्ट करते हैं। लेकिन यदि बैक्टीरिया होंगे तो हम क्या करेंगे, हम सेकेंड स्टेज में जाते हैं जिसको हम कहते हैं कन्फर्म स्टेज। इसमें भी क्या होता है, सेम वही करेंगे हम। जो पॉजिटिव हमने मिला, जो प्रेजेंटिव टेस्ट था, जो पहली वाली स्टेज थी, उस स्टेज में जो भी पॉजिटिव सेट होगा, मतलब जिस भी ट्यूब में बैक्टीरिया थे वो हमने ट्यूब ले ली और उस ट्यूब में हम क्या करेंगे, अगेन हम एक कल्चर मीडियम मिला देते हैं। मतलब एक केमिकल होता है वो हमने मिला दिया उसमें। वो मिलाने के बाद उसको फिर क्या करते हैं, इंक्यूबेटर में रख देंगे। इंक्यूबेटर में रखने के बाद फिर हम देखते हैं उसमें कि गैस कोई बनी है या नहीं। यदि गैस फॉर्म हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें बैक्टीरिया उपस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि बैक्टीरिया उपस्थित है तो हम क्या करते हैं, उसको काउंट कर लेते हैं। और काउंट किससे करते हैं, कंप्लीट स्टेज से। कंप्लीट स्टेज में क्या करते हैं, जो भी सेकेंड स्टेज थी, कन्फर्म स्टेज थी, उसमें जिस जिस ट्यूब में बैक्टीरिया थे या जिस जिस ट्यूब में गैस बनी है, गैस फॉर्म हुई है, उसको हम क्या लेते हैं, उसको ले लेते हैं, उस ट्यूब के सेट को ले लेते हैं। मतलब जो पॉजिटिव सेट है उसको हमने ले लिया है, उसमें कल्चर मीडिया हमने मिलाया है। कल्चर मीडियम मिलाने के बाद उसको इंक्यूबेटर में रख देते हैं। इंक्यूबेटर में रखने के बाद उसमें हम बैक्टीरिया जो कॉलोनीज बनती हैं, बैक्टीरियाज की जो कॉलोनीज बनेगी उसको हम काउंट कर लेते हैं। और काउंट करके हम क्या करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, एमपीएन से। एमपीएन का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। और एक मतलब 100 ml वाटर में हम उसको जितनी भी बैक्टीरियाज कॉलोनीज है उसको हम काउंट कर लेते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं एमपीएन से, मोस्ट प्रोबेबल नंबर से। और इस स्टेज को हम और क्या कहते हैं, कंप्लीट स्टेज भी कहेंगे ऑफ ई कोली टेस्ट। ठीक है, जो कैलिफोर्निया टेस्ट है वो क्या कहलाएगी, ई कोली टेस्ट भी कहलाता है और हमारी कंप्लीट स्टेज होती है। और जो ड्रिंकिंग वाटर होगा उसमें एमपीएन कितना होगा, नील होगा। मतलब बैक्टीरिया कितने होना चाहिए, उसमें 0 होना चाहिए। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि किसी वाटर में बैक्टीरिया है तो हम कौन कौन सा टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया, यदि पहले टेस्ट में बैक्टीरिया होगा तो हम सेकेंड स्टेज में जाएंगे। सेकेंड स्टेज में यदि हमें बैक्टीरिया मिल जाता है तो हम थर्ड स्टेज में जाते हैं। और थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को हम काउंट कर लेते हैं। इसका मतलब यदि किसी सैंपल में बैक्टीरिया है तो हमें तीनों टेस्ट करना पड़ते हैं, तीनों स्टेज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों स्टेज हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एल्कलाइनिटी इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट में हम एल्कलाइनिटी को एक्सप्रेस करते हैं। टोटल एल्कलाइनिटी इज मेजर्ड बाय कलेक्टिंग अ वाटर सैंपल एंड मेजरिंग द अमाउंट ऑफ एसिड नीडेड टू ब्रिंग द सैंपल टू अ pH ऑफ 4.2। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो वाटर सैंपल है उसमें हम एसिड मिलाते हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि कितने एसिड की हमें नीड है, कितने एसिड की आवश्यकता है कि जिससे कि पानी का जो pH है वो कितना हो जाए, 4.4 हो जाए, 4.2 हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, एट दिस pH ऑल एल्कलाइन कंपाउंड्स इन द सैंपल आर यूज्ड। मतलब जो भी वाटर में एल्कलाइन कंपाउंड्स होंगे वो सारे यूज़ हो जाते हैं यदि हमने उसमें एसिड मिला दिया। और उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। CaCO3 में हम एक्सप्रेस करेंगे किसको, एल्कलाइनिटी को और हार्डनेस को भी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, जो एल्कलाइनिटी होती है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
द प्रोडक्ट ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस इन स्ट्रोंगर एल्कलाई इज। ठीक है, हम देख लेते हैं क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई क्या होता है दोनों का, इनका प्रोडक्ट क्या होगा H+ और OH- आयन का। आप यहाँ पर देख सकते हो द लोअर द pH नंबर द मोर एसिडिक द वाटर। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि यदि pH की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही वाटर क्या होगा, एसिडिक होगा, उतना ही अधिक एसिडिक वाटर होगा। द हायर द नंबर द मोर बेसिक इट इज़। मीन्स यदि pH की वैल्यू हायर है, ज़्यादा है, तो वाटर हमारा क्या होगा, बेसिक होगा। और यदि pH 7 है तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल वाटर कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो POH का फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया गया है, किस तरीके से POH निकालते हैं। OH- का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन मोल्स पर लीटर, और H+ का मतलब होता है हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, मोल पर लीटर। PH + POH इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं तो 14 आता है, और इनके दोनों प्रोडक्ट्स क्या होंगे, 10⁻⁻14 होती है। 10 की माइनस पावर कितनी होगी, 14। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर होता है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, ये स्केल दी गई है, pH स्केल या सोरेनसन स्केल जिसको कहते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल वाटर कब होगा, जब pH 7 होगा, और यदि कम होगा तो एसिडिक वाटर कहलाएगा, और यदि 7 से ज़्यादा है तो बेसिक वाटर या एल्कलाइन वाटर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ pH रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रोंगर एसिड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, 4 आपको वैल्यूज दी गई है, कौन सी वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करती है कि pH जो हमारा है वाटर वो स्ट्रोंगर एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, pH की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही एसिडिक होगा वाटर, उतना अधिक एसिडिक होगा। और यदि 7 है तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल वाटर कहेंगे। तो 7 तो होगा नहीं इसमें, आंसर सी तो होगा नहीं इसका। अब आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या है pH की, 2 है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, 26 का क्या होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन। आपको पूछा गया है कि जो टर्बिडिटी होती है वो कौन सी स्केल पर हम मेजर करते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं टर्बिडिटी की, और इसको कौन से स्केल पे मेजर करते हैं वो भी हम देख लेंगे, और इसकी लिमिट क्या होती है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। टर्बिडिटी को मेजर करते हैं, टर्बिडिटी का मतलब होता है, टर्बिडिटी डिफाइन इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वाटर सैंपल टू द पासिंग ऑफ द लाइट। मतलब किसी भी वाटर सैंपल में यदि हम वाटर सैंपल में लाइट को पास करते हैं, तो यदि उस वाटर के द्वारा उस लाइट को रजिस्ट किया जाता है, कितना रजिस्ट करते हैं, कितना उस लाइट को रोक लेता है, वो हमारा कहलाएगा टर्बिडिटी। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, एक ये ग्लास है, ग्लास में वाटर सैंपल है, इस वाटर सैंपल में यदि आपने लाइट पास किया, ठीक है, लाइट पास किया, और इस साइड आपने देखा कि कितना लाइट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यदि कम लाइट आएगा इसका मतलब टर्बिडिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर लाइट ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब टर्बिडिटी कम है, कम गंदा पानी है, मेलापन उसमें क्या होगा, टर्बिडिटी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, मेलापन कहते हैं, मतलब वो कम मेला पानी होगा। हम देख लेते हैं टर्बिडिटी होती क्यों, किसके कारण होती है। टर्बिडिटी होती है प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं, क्ले, सिल्ट, इस प्रकार के जो पार्टिकल्स होंगे उसके कारण टर्बिडिटी हो जाती है, मेलापन आ जाता है पानी में। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, एल्गे, फंगी एक्सेट्रा, और डिकम्पोज्ड वेजिटेशनल मैटर्स, इनके कारण वाटर में टर्बिडिटी आ जाती है। और जो टर्बिडिटी होती है उसको हम मेजर करते हैं सिलिका स्केल में, 1 mg सिलिका मिक्सड इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर में हम 1 mg सिलिका को मिक्स करते हैं और मेजर करते हैं सिलिका स्केल पे। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 mg पर लीटर, मतलब 1 लीटर वाटर में 1 mg सिलिका को मिक्स किया गया है, या ppm भी सेम यूनिट होती है, mg पर लीटर या ppm। और जो टर्बिडिटी होती है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए टर्बिडिटी कितनी होना चाहिए, 5 से 10 ppm। इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई, मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, 10 ppm। और मिनिमम कितनी है, मिनिमम तो 0 होगी, मिनिमम तो कितनी होना चाहिए, टर्बिडिटी किसी भी वाटर में 0 होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी 5 से 10 ppm को अलाउ किया जा सकता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। क्वेश्चन देख लेते हैं, मैक्सिमम लिमिट इसमें क्या पूछा गया आपको, टर्बिडिटी किससे मेजर की जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल
द टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी लिमिटेड। आपको लिमिट पूछी गई है किसकी, इसकी जो टर्बिडिटी है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसकी लिमिट कितनी होगी फ्रेंड्स। तो हमने भी देखा था लास्ट क्वेश्चन में उसकी लिमिट क्या होती है 5 to 10 ppm, 5 से 10 ppm। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय। जो रेसिडुअल क्लोरीन होती है, जो पानी में क्लोरीन बच जाती है, मतलब पानी में हमने क्लोरीन मिलाई, क्लोरीन क्यों मिलाते हैं, क्योंकि जो डिसइंफेक्शन जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन भी कहते हैं। मतलब जिसमें वाटर में हम क्लोरीन मिलाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम क्लोरीनेशन कहते हैं। क्लोरीनेशन क्यों की जाती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए, उनको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर में क्लोरीन मिला देते हैं। और क्लोरीन की मात्रा कुछ ज़्यादा मिलाते हैं जिससे कि पानी में जितने भी बैक्टीरिया वो तो मर जाएं और कुछ मात्रा में क्लोरीन उसमें बची रहे। क्योंकि यदि फ्यूचर में यदि पानी के कांटेक्ट में कोई बैक्टीरिया आते हैं तो जो रेसिडुअल क्लोरीन होगी वो क्लोरीन उन बैक्टीरिया को किल कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो मेथड होती है रेसिडुअल क्लोरीन को डिटरमाइन करने की, वो दोनों मेथड होती हैं, स्टार्च आयोडाइड मेथड होती है और ऑर्थोटोलिडाइन भी मेथड होती है जिससे हम रेसिडुअल क्लोरीन डिटरमाइन करते हैं। अब हम देख लेते हैं मेथड कौन सी होती हैं और किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। तो द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन द क्लोरीनेटेड वाटर आफ्टर द रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट पीरियड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। दो टेस्ट है, दोनों टेस्ट से हम करते हैं। अब हम सेकेंड वाला टेस्ट देख लेते हैं, ऑर्थोटोडिलाइन जो टेस्ट है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ये कैसा होता है टेस्ट, किस प्रकार से किया जाता है। इन दिस टेस्ट 10 ml ऑफ क्लोरीनेटेड सैंपल ऑफ वाटर इज टेकन आफ्टर द रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट पीरियड। मतलब जो क्लोरीनेटेड वाटर है, जिस वाटर में हमने क्लोरीन मिलाया है उस सैंपल को हम ले लेते हैं, कितना लेंगे 10 ml लेंगे और उसमें 0.1 ml हम क्या मिला देते हैं, ऑर्थोटोलिडाइन हम उसमें सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। वो ऐड करने के बाद हम 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व करेंगे। ऐड करने के बाद 5 मिनट के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसका कलर कैसा हो गया। यदि उसका कलर येलो कलर हो जाता है तो वो किसको इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करेगा कि उसमें क्लोरीन प्रेजेंस है, मतलब क्लोरीन की उपस्थिति को वो इंडिकेट करता है। यदि उसका कलर कैसा आ जाता है, येलो कलर आ जाता है, और यदि ज़्यादा ही येलो कलर है, मोर येलो कलर है, तो इसका मतलब होगा कि उसमें क्लोरीन क्या है, ज़्यादा है, रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी होगा इसका। बोथ ए एंड बी दोनों मेथड से हम क्या करते हैं, रेसिडुअल क्लोरीन निकालते हैं। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट इसमें दिया गया है ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन। तो ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, कौन सी मेथड, इस मेथड से क्या डिटरमाइन करते हैं हम, रेसिडुअल क्लोरीन को। रेसिडुअल क्लोरीन हम डिटरमाइन करते हैं ऑर्थोटोलिडाइन मेथड से। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।